वेलकम सर, आपका हमारे WTL माने विद इन द लाइफ पॉडकास्ट सीरीज़ में आप भाग्यवशात आप 60वें क्रम में हैं। एपिसोड नंबर 60th पे हम लोग हैं। आज 60 एपिसोड हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से प्रयास में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हम लोगों को ये मौका मिला कि आप जैसे अनुभवी और इतने विविध क्षेत्रों में आप माहिर हैं, उनसे कुछ न कुछ भाव और विचार संप्रेषण हो पाए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आपसे कोई प्रश्न नहीं है। एक सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न यही है कि जो कि बहुत ही अनौपचारिक है और व्यर्थ का है कि हम लोगों को जो आपका नाम है कुमारेश, हम लोग इसको साउथ इंडियन नाम मानते हैं क्योंकि ये मुर्गन का नाम है। आप तो बिहार के हैं, तो ये कहाँ से आपको नाम आपके माता पिता ने क्यों रखा होगा? हमको ये कार्तिकेय भगवान का नाम है या मुर्गन का नाम है या गॉड ऑफ यूथ ऐसा जैसा कहा जाता है, तो आपका ये नाम क्योंकि बहुत अप्रचलित नाम है बिहार में। ये प्रश्न, एक तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि मैं WTL में आऊँ, आपसे वार्ता करूँ, कुछ अपने बारे में बताऊं, कुछ सीखूं। अरे आप सिखाएंगे, आप सीखेंगे कहाँ? नहीं, जीवन में हमेशा आदमी सीखता ही रहता है। हाँ जी। तो यह जो प्रश्न आपने पूछा है, हाँ, यह प्रश्न मेरे सिविल सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। अच्छा। मुझसे यह पूछा गया था कि आपके नाम का अर्थ क्या है। अच्छा। हाँ, तो मैंने तो सामान्य बता दिया कि ये तो कुमार जोड़ ईश है। हाँ, और उस संधि में ये कुमारेश हो गया। हाँ। तो मैंने वही बताया। मुझे याद नहीं है कौन से वो इंटरव्यूअर थे जो सदस्य थे उस समय इंटरव्यू बोर्ड में, उन्होंने मुझे फिर ये बात बताई जो आप बता रहे हैं। अच्छा। मुर्गन की, कार्तिकेय की। हाँ, और उस तरह से एक तरह से ये शिव का एक रूप हो गया, शिव का नाम हो गया। हाँ, बड़ा तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा मुझसे और अच्छा लगा और याद भी आ गया सिविल सर्विसेज एग्जाम का, जब UPSC बिल्डिंग में जाकर के इंटरव्यू दिया था। अच्छा सर, ये बताइए, आपका जो है ये कुल मिला के आप केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा उत्सुक हो गए। आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में किया था अपना इंटरमीडिएट, तो केमिस्ट्री ही आपको, आप फिर जॉइंट सेक्रेटरी भी आए तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर या किसी इस जगह हुए, तो आपका कुछ उससे अधिक रुझान रहा है क्या? नहीं, ऐसा रुझान नहीं। हाँ ठीक है, स्कूल में भी थे तो केमिस्ट्री एक विषय था जो मैं पसंद करता था, और यथार्थ ये है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। सिविल सर्विसेज के प्रति अभिरुचि मेरी नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी, लेकिन कुछ इत्तेफाक है, कुछ सहयोग है, कुछ बिहार में उसमें, क्योंकि मैं एक निश्चित तौर पर था कि अगर मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा तो वो मैं बिहार से ही करूंगा। मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा बिहार में। हाँ, ये तो था। तो ये सोच करके था। जो प्रोफाइल देख के तो ये लगता है कि आप केमिस्ट्री के लिए बने हैं। केमिकल वो अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में आप आ गए। तो इसलिए जो है सो, लेकिन कुछ इस तरह का रहा उसमें, कुछ बिहार में उसमें कुछ एजिटेशंस के कारण यूनिवर्सिटीज़ के जो सेशंस डिलेड थे, 3-4 महीने का विलम्ब था, तो मैं दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली रह गया, फिर यहाँ छूटा नहीं, फिर IAS में भी आ गया। और यहाँ तो जब आप सेंट्रल बोर्ड में आते हैं तो इत्तेफाक संयोग ही है, ये सब कहें संयोग है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स में पहुँचा। हाँ। और डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल से फिर OPCW से उसका संपर्क रहा था। वो OPCW के साथ तो किया। OPCW अभी भी, क्षमा चाहूँगा, ये एक मतलब उपयुक्त संस्था है जिसका कुछ अभी दम है? उपयुक्त संस्था इस तरह से है, मतलब एक तो मैं बता दूं, ये इसका पूरा फुल फॉर्म जो OPCW का है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स।
इसलिए हम उपयुक्त कह रहे हैं कि केमिकल वेपन्स का ऐसा कौन सा अब ये तो एजेंट ऑरेंज और जो वहाँ का था वियतनाम वार था उस समय तक तो उपयोग था, अभी क्या है? ओपीसीडब्ल्यू तो उसके बाद बना। हाँ। ओपीसीडब्ल्यू में एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक मतैकता आई कि ऐसी संस्था बननी चाहिए जो इस तरह के केमिकल वेपन्स को, जो कि बाद में आजकल कहा जाता है कि इट मे बी अ पुअर मैन्स वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि आप लैब में बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। इट इज पुअर मैन्स बिकॉज इट इज नॉट एटॉमिक। इट इज नॉट एटॉमिक, इट्स नॉट एटॉमिक। तो इसलिए ये संस्था बने कि हम मिल करके केमिकल वेपन्स को खत्म कर सके, दोबारा इसका व्यवहार न हो। अभी भी कुछ देश हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। वैसे 193 देश ओपीसीडब्ल्यू के सदस्य हैं। हाँ। लेकिन अभी भी 4 देश ऐसे हैं जो सदस्य नहीं हैं। तो इसमें एक तो था कि यह वेपन इस्तेमाल न हो। हाँ। एक तरह से देश मतलब पूरे विश्व में एक तो इसका एक ओपीसीडब्ल्यू के पास कोई ऐसा पावर है कि वो रोक सकता है किसी को? क्या कर सकता है? नहीं, पावर उसके पास ये है। हाँ। कि वो बहुत जगह ये भी है कि आप जो केमिकल कंपनीज हैं उससे कुछ लोग निकाल करके केमिकल का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए उनके पास इंस्पेक्शन के पावर्स हैं। अच्छा। वो इंस्पेक्ट करते हैं और जो भी देश है उसको अपना डिक्लेयर करता है कि उसने क्या क्या उनके यहाँ बनता है। हाँ। और उस डिक्लेरेशन के आधार पर हाँ। तब ये चूज होता है कि हम समय समय पर कुछ वैसे प्लांट्स में इंस्पेक्टर्स भेज करके हम इंस्पेक्शन कराएंगे, इसलिए वो अधिकार है। हाँ। तो और कहीं पर ये देखा गया कि कोई उसमें जो नियम है उसका कुछ उल्लंघन हुआ है, तो वो कार्रवाई भी कर सकते हैं उनके खिलाफ। जो उनका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। और कहीं पर लगे कि इसका बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार हुआ है, तब वो सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बीइंग पार्ट ऑफ यूएन, ये यूएन का पार्ट तो है नहीं? यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन जहां पर इस तरह का अगर कुछ गलत व्यवहार हो, इस्तेमाल हुआ, जो अभी हाल में मतलब कुछ वर्षों पूर्व सीरिया में चला था कि सीरिया में इस्तेमाल हुआ है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में अधिकतर, हालांकि यूएन की इन्वेस्टिगेशन बॉडी रही, लेकिन इंस्पेक्टर सारे ओपीसीडब्ल्यू से थे और फिर उसकी रिपोर्टिंग सिक्योरिटी काउंसिल में हुई। अच्छा। और फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल फिर फर्दर उस देश के प्रति क्या कार्रवाई करता है या उस समय क्या करता है, वो उस पर निर्भर करता है। ये इसके कितने देश? 193 देश हैं सदस्य? 193 देश इसके सदस्य हैं। अच्छा। 4 देश इसके सदस्य नहीं है। उदाहरण के लिए कौन से 4 है? ये लोग तो जरूर करते होंगे उल्टा सीधा। नहीं, उल्टा सीधा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई अगर किसी के पास है और सदस्य बनने के पहले उनको अपना वेपन या तो डिक्लेयर करना है। हाँ। और डिक्लेयर करके नियत समय सीमा में उसको ख़त्म भी करना है, डिस्ट्रॉय। हाँ, डिस्ट्रॉय करना है। और वो डिस्ट्रक्शन जो है सो ओपीसीडब्ल्यू के इंस्पेक्टर्स के सुपरविजन में होता है। अच्छा। तो जैसे बड़े देशों के पास था, तो उसका भी डिस्ट्रक्शन ओपीसीडब्ल्यू के इंस्पेक्टर्स जाते थे और उसको डिस्ट्रॉय करते थे। अच्छा, तो आप मतलब किन्हीं बड़े देशों का हुआ है? हुआ ना, जो दोनों बड़े देश हैं उनके पास था, रूस के पास था, अमेरिका के पास था। अच्छा। तो दोनों ने सारा अपना और ओपीसीडब्ल्यू के इंस्पेक्टर्स के सुपरविजन में ये डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है। और उसमें फिर वो बताते हैं कैसे ऐसे करेंगे, इंस्पेक्टर्स जाते हैं और एक तरह से सर्टिफाइड डिस्ट्रक्शन होता है। सर्टिफाइड डिस्ट्रक्शन होता है। इंडिया इसका मतलब पार्ट तो ही है। इंडिया में डिस्ट्रक्शन किया? नहीं, इंडिया में मतलब डिस्ट्रक्शन जो मतलब केमिकल वेपन इंडिया में है? नहीं, इंडिया में अभी केमिकल वेपन्स नहीं है। नहीं। तो इसका मतलब ये डिक्लेरेशन होता है कि हम ये देश हैं जिसमें कि केमिकल वेपन्स हैं। जी। इट्स मैंडेटरी फॉर द कंट्री टू डिक्लेयर। जब आप सदस्यता लेंगे तो आपको डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। और उस मैंडेट के बाद अगर आपने डिक्लेयर किया है तो उसका सुपरवाइज्ड डिस्ट्रक्शन भी होगा। और बहुत जगह तो ये भी है कि कुछ जगह अबैंडन्ड केमिकल वेपन्स हैं।
अच्छा, तो अब अबैंडन्ड केमिकल, जैसे चीन में बहुत सारे जापानी अबैंडन्ड केमिकल वेपन्स थे, तो उसमें भी ये बाध्यता थी और ये उत्तरदायित्व था जापान का कि वो जाकर के जो केमिकल वेपन्स अबैंडन्ड हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दें। इसके हेडक्वार्टर्स वहीं नीदरलैंड्स में है? इसका हेडक्वार्टर द हेग नेदरलैंड्स में है। हाँ हाँ। और इसका एग्रीमेंट जो है 1993 में हुआ था, वो पेरिस में हुआ था इसका फाइनल एग्रीमेंट, जो सभी देशों ने किया। उसके बाद फिर जो एग्रीमेंट होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के वो डिपॉजिट हो जाता है कि वहाँ रहेगा। और ये संस्था कार्य करना शुरू की 1997 में, 1997 कार्य करना शुरू किया, तो तब से ये कार्य चल रहा है। आप ये तो हम लोग ज़्यादातर इसी में बात करने लग गए, यूनिडो में भी आप थे? जी। तो उसमें आप किस रेफरेंस से थे वहाँ पे? वहाँ तो इससे मतलब नहीं था ना? नहीं, यूनिडो तो अलग संस्था है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्था है जो कि विकासशील देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे। अच्छा। तो इसलिए उसका लक्ष्य अलग था बिल्कुल। हाँ। इसका तो अलग डिसआर्मामेंट का है, उसका अलग इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, तो वो अलग अलग प्रदेशों में है। जैसे इंटरेस्टिंग है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में जो उस समय किया था, एक कार्यक्रम चला था, उसको बोलते थे इंटेक मार्ट, जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज प्रदेशों में बढ़ाते थे। अच्छा। तो जो गुजरात में भी हुआ, हमें याद है 1998 में गुजरात में हम लोगों ने एक इंटेक मार्ट किया था अहमदाबाद में। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी किया था। और एक तरह से इंटेक मार्ट जो है एक तरह से प्रेडिसेसर है जो गुजरात में उसके बाद हर साल होना शुरू हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा वो करते हैं, वाइब्रेंट गुजरात वो बहुत बड़ा करते हैं। हाँ। तो मुझे भी एक बार सौभाग्य हुआ, 1907 में गया था मैं वाइब्रेंट गुजरात में। हाँ। लेकिन उसका प्रेडिसेसर ये यूनिडो का इंटेक मार्ट था। अच्छा, तो सर ये बताइए, आपके इतने दीर्घकालिक प्रशासनिक और इस तरह के अनुभव में आपको कहीं ये लगा कि आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आप कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए? क्योंकि बिहार जैसे राज्य में तो बहुत ज़्यादा ऐसा समझ में आता है कि होता रहा होगा। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी भ्रांतियां हैं। अच्छा। भ्रांति ये है कि पॉलिटिकल दबाव बहुत होता होगा। हाँ, और क्या, यही भ्रांति है? ये भ्रांति है? ये भ्रांति है। अच्छा। कम से कम जब तक मैंने वहां पर कार्य किया, बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां पर मैं पॉलिटिकल प्रेशर को बिल्कुल नकार सकता था। अच्छा। और स्पष्टता कह सकता था कि मैं ये करूंगा या न करूंगा। अच्छा, लेकिन हम लोग को तो बाहर से यही समझ में आता है कि बिहार मतलब पूरा एकदम राजनीति का पूरा अंतरायण। वो ऊपर के स्तर पर है, प्रशासनिक स्तर पर नहीं है। जो हम लोग जिला स्तर पर थे या डिवीजन स्तर पर थे, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो इसलिए जो है सो बिहार के बारे में भी जो व्यवस्था है, 1954 में पॉल एप्पलबी आए थे देखने के लिए। एप्पलबी रिपोर्ट हुआ था बहुत बड़ा। और उसमें बिहार को एक ऐसा प्रदेश कहा गया था जिसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है, वो एक तरह से बहुत ही अच्छा है। अच्छा। जो सिस्टम्स है, जो रिपोर्टिंग है, जो बना हुआ था सब कुछ व्यवस्था, वो बिहार का बहुत ही अच्छा था। तो कहाँ चला गया अब सब? अब वो क्रमशः जो है क्रमिक ह्रास, वो धीरे धीरे विलुप्त होता गया। एक बार मैं ये भी, हमेशा लोग कहते हैं कि बिहार आगे बढ़ा क्यों नहीं। तो एक आई थिंक 80 के दशक में एक प्रतिवेदन बनवाया गया था कि बिहार आखिर बढ़ा क्यों नहीं। तो एक उसमें कहा गया था कि जो प्रबुद्ध वर्ग है बिहार का, वो हमेशा बिहार छोड़ के चला जाता है। बिहार में, बिहार के विकास में जो एक भागीदारी होनी चाहिए, वो करने के लिए वहाँ है ही नहीं। वहाँ लोग नहीं हैं जो वहाँ अच्छा करते हैं, बढ़ते हैं,
वो बाहर चले जाते हैं, विदेश चले गए, दिल्ली चले गए, कहीं चले गए, तो वो एक दिक्कत है वहाँ पर। हाँ। खैर बाकी भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं, कि वो एक कारण नहीं है, बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन आपके समय में तो झारखंड नहीं बना था ना? मेरे समय में झारखंड नहीं बना था, और मैं काफ़ी समय झारखंड में रहा, तो मेरा जो लगाव जो है जो झारखंड के प्रति काफ़ी है, क्योंकि मैं जमशेदपुर में एसडीओ रहा, रांची में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर रहा, वो भी जो अनडिवाइडेड रांची था जिसमें कि 43 प्रखंड हुआ करते थे। फिर डिप्टी कमिश्नर में सिंहभूम में था, चाईबासा में, उसमें 32 प्रखंड हुआ करते थे। अब तो सारे में कम से कम 2-2 डिवीज़न भी हो गए हैं, तो इसलिए मेरा लगाव रहा, और वहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो मतलब आपका प्रेम जो है झारखंड से ज़्यादा हुआ, लगाव? हाँ, मतलब कार्य वहाँ पर किया, लोगों से बहुत इंटरेक्ट किया, गांव-गांव में जाते थे और संप्रेषण वार्ता करना चाहते तो थे। आप ये मानते हैं कि जो झारखंड छूट गया बिहार से या अलग हो गया, उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान किसी को नहीं हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ, क्योंकि दोनों प्रदेशों के अपने अपने विकास के अलग अलग आप कहें कि सोपान हैं या उसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नहीं, जो खनिज है वो तो बहुत ज़्यादा बिहार में रह गया, लेकिन क्या? खनिज एक आसान तरीके से आप देखते हैं कि हाँ, इसमें खनिज में जो है सो बहुत वैल्यू है। हाँ। नेदरलैंड्स में मैं था। नेदरलैंड्स एक छोटा सा देश है। नेदरलैंड्स एक ऐसा देश है जो कि पानी से डूबने वाला देश है, समुद्र तल से नीचे है। हाँ। नेदरलैंड्स ऐसा देश है कि वहाँ पहाड़ियाँ नहीं है। पहाड़ियाँ नहीं है? नहीं है। नेदरलैंड्स ऐसा देश है जहाँ कोई खनिज नहीं है। अच्छा। और आज के दिन में वो विकसित देश है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कृषि उपज का वो एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। तो इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगर आपके खनिज पदार्थ हों ही तभी आपका विकास होगा, तभी विकास होगा, तभी आप धनी होंगे, वो नहीं है। ये है कि आप कैसे उसको उस पर फोकस करते हैं, कैसे उसका विकास करते हैं, कैसे उसका आगे बढ़ाते हैं, कैसे उसका प्रोसेसिंग करते हैं। हाँ, ये बात है, उस पर भी निर्भर करेगा। हाँ। वो पुरानी कहावत है, इंडिया इज अ रिच कंट्री विद पुअर कंट्री विद रिच रिसोर्स। वो तो बिहार के बारे में कहा जाता था पहले। हाँ। कि बिहार जो है सो वहाँ पर झारखंड वगैरह में, जब झारखंड बिहार का एक अंग था, कि वहाँ पर इतने खनिज पदार्थ है, सब कुछ है, हाँ, तो इट्स अ रिच स्टेट विद पुअर पीपल। हाँ, ये। लेकिन सबसे एक नेदरलैंड्स का बिहार से भी बहुत बड़ा संबंध है। अच्छा। और इत्तेफाक से वहाँ पर जब मैं गया, हाँ। तो एक वहाँ पर एक अमोर रेडियो है। अमोर मतलब प्यार एक तरह से। हाँ। रेडियो है। रेडियो। अच्छा। थोड़ा बहुत उसका टीवी भी आता था 1-2 घंटे का वीकेंड में, लेकिन और वो दिन भर या तो भोजपुरी के गाने बजाते रहते थे या हिंदी के गाने बजाते रहते थे। आप नेदरलैंड्स में। अच्छा। तो मैं अक्सर गाड़ी में जब चलाता था, अगर बिहार की कुछ याद आए, हाँ, तो आप लगा लो अमोर। कौन चलाता है उसको, मतलब कौन उसको मॉनिटर करता है? वहाँ ये हुआ है कि बिहार से बहुत सारे लोग, हाँ, जो मजदूर के रूप में उसमें खेतों में काम करने के लिए, खासकर गन्ना वगैरह के लिए, उनको ले जाया गया सूरीनाम। हाँ, वो तो सुना हमने, सूरीनाम गए तो और सूरीनाम जो है, ये डच और अंग्रेजों ने अदला बदली कर ली। जो न्यूयॉर्क, जो न्यू एम्स्टर्डम है, हाँ, वो अंग्रेजों ने ले लिया, और बदले में डच ने सूरीनाम ले लिया। अच्छा। तो सूरीनाम डच कॉलोनी हो गई। हाँ। और जो बिहार के, जब हिंदुस्तान के जो लोग गए, प्रवासी मजदूर गए, हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो है सो एक तरह से अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने सब कुछ को काफ़ी बचा करके रखा। 1975 के आसपास जबकि सूरीनाम को इंडिपेंडेंस मिली, तो डच ने ये ऑफ़र दिया कि जो लोग नेदरलैंड्स में आकर के रहना चाहते हैं, वो आकर के रह सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय जो कि सूरीनाम गए, सूरीनाम से उन्होंने ऑप्ट किया नेदरलैंड्स में आके रहने का। अच्छा।
तो एक कम्युनिटी वहाँ पर है, वहाँ पर उनको हिंदुस्तानी कहते हैं। हाँ। डच लोग उसको हिंदुस्तानी कम्युनिटी कहते हैं। अच्छा। और आज भी उन्होंने भोजपुरी भाषा को बचा के रखा है। तो अगर हम लोग जाएं नीदरलैंड तो वहाँ पे मिलेंगे ये लोग बिल्कुल मिल जाएंगे। मंदिरों में हाँ। जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं, रामायण सिखाते हैं, ये बताते हैं, जो पुजारी है या तो भोजपुरी में बताता है या डच में फिर समझाता है। अच्छा, ये व्यवस्था है वहाँ पर। तो इसका मतलब हम तो बहुत, आपने पूरा ही चित्र बदल दिया। एम्स्टर्डम तो कि गलियाँ बहुत गंदी मानी जाती हैं आज की तारीख में। हम तो बिजनेस में और गए तो हमको ऐसे देखे नहीं थी सीन। तो और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि इस तरह से भोजपुरी और ये सब भी चलता है वहाँ। वो अलग अलग पॉकेट्स हैं उसके बने हुए। हेग में भी पॉकेट है, रॉटरडैम में भी पॉकेट है। तो अलग अलग पॉकेट्स बने हुए हैं जहाँ पर कि ये लोग रहते हैं। और हमने कहा ना, मोर टीवी वो करते हैं। हेग में अमूमन अगर मेयर डच होता है तो डिप्टी मेयर एक हिंदुस्तानी कम्युनिटी से रहता है जनरली। अरे हाँ, आज की तारीख में भी? आज की तारीख में भी। जब मैं था तो वहाँ पर एक हिंदुस्तानी कम्युनिटी के डच थे और वो बड़े इच्छुक थे। मैंने भी कोशिश करी, उसमें सफल नहीं हो पाए कि होली के समय जो है, होली मिलन, होली के गायक जो हैं से यहाँ से ले जाएं, वहाँ पर जाएं, ताकि अलग अलग जगह जा करके। इतना पॉपुलर है जो भोजपुरी में जो होली के गाने हैं, ये हैं सब सारे वहाँ पर गाए। बहुत ही अच्छी बात बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो आपके ये अनुभव में अमोर रेडियो चलाने वाले आज की तारीख में कौन लोग होते हैं? ये कोई संस्था उसी कम्युनिटी में से संस्था होंगे। मैं उसके पीछे उतना नहीं गया जानने के लिए कौन चलाता है, क्या चलाता है। मुझे गाना सुनने का मौका मिलता था तो मैं सुन लेता था। और फिर जो डिप्टी मेयर थे उन लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन मैंने अच्छा जानने की चेष्टा नहीं करी उसको। तो ये आप मानते हैं कि नीदरलैंड और बिहार में ये कनेक्शन जो है, एक व्यवस्था है? अच्छा, उनको जो वहाँ के जो सुरिनामी लोग हैं, हाँ, उनकी एक इच्छा रहती है कि एक बार मैं भारत जाऊं। अगले जनरेशन में कितना रहेगा मैं नहीं जानता। यह जो जनरेशन भोजपुरी में बात कर, जो गिरिमिटिया थे ये लोग, हाँ, तो जो वो उसके अगला जनरेशन उस लगाव को रखेगा या बदलेगा, ये परिवर्तन वहाँ भी है। लोग कहते हैं मॉरिशस में यही परिवर्तन हो रहा है। हाँ। जो यंगर जनरेशन है वो फिर ज़्यादा फ्रेंच और अंग्रेजी हो रहे हैं, जो भारत से लगाव था, लेकिन उनका भी बहुत गहरा लगाव है, तो संभवतः यह चलता ही रहेगा। तो सर ये आप जैसे अब तो रिटायरमेंट के बाद आपका समय कैसे बीत रहा है, या कुछ संस्थाओं से जुड़े हैं या क्या कर रहे हैं? एक रिटायरमेंट तो भारत सरकार से हो गया। हाँ। दूसरा रिटायरमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ से हो गया। हाँ। और तीसरा तो मैं काम कर ही रहा हूँ अभी। अच्छा, तीसरा रिटायरमेंट तो हुआ नहीं है अभी। तो मैं एक कॉन्फ्रेंस कराता हूँ इंडियन केमिकल काउंसिल के थ्रू से ऑन सस्टेनेबिलिटी। खास करके केमिकल इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप हमेशा समझते हैं कि केमिकल्स का प्रदूषण होता है, केमिकल से हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। उसको हम लोग ये करके कि ताकि जो फैक्ट्रीज हों, कंपनीज हों, जिस तरह का वो, तो उसका क्या नाम है ये जो आप कोई संस्था बनाए हैं या क्या? मैंने संस्था नहीं बनाती, ये तो एक संस्था जो यहाँ जो इंडियन केमिकल काउंसिल है। हाँ। जितने बड़े बड़े निर्माता हैं केमिकल्स के, हाँ, हिंदुस्तान में, वो उसके सदस्य हैं। और उन्होंने शुरुआत कराई 2019 से कि एक हम कॉन्फ्रेंस करेंगे फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो मैं 2019 से कर रहा हूँ और उसका 7वां एडिशन इस साल 30 और 31 अक्टूबर को यहाँ दिल्ली में होगा। 6 एडिशन हम लोगों ने किया, 2 एडिशन कोविड के समय हुआ। हाँ। वो हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। हाँ। लेकिन क्रम तोड़ा नहीं। अच्छा, क्रम तोड़ा नहीं, ऑनलाइन कर दिया। और वो 7वां एडिशन 30-31 को हम लोग अक्टूबर को दिल्ली में करने जा रहे हैं, जिसमें देश के काफ़ी बड़े बड़े जितने भी केमिकल्स निर्माता हैं और जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके भी लोग आते हैं, सरकार से भी लोग आते हैं, जो केमिकल्स मिनिस्ट्री है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, और साथ ही जो ICC है वो एक इंटरनेशनल एसोसिएशन जो है, इंटरनेशनल केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उसके भी सदस्य है, ICC है।
जिसमें बाकी देश के भी नेशनल एसोसिएशन के तो सदस्य सर ये बताइए कि ये प्लास्टिक से भी रिलेटेड है ये आपका केमिकल जो है, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी केमिकल, कहने को केमिकल है, लेकिन अभी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसके कारण बहुत पोल्यूशन होता है, तो हम आपका उससे कोई मतलब नहीं है? नहीं, वो डाउनस्ट्रीम में होता है, जैसे जो अपस्ट्रीम जो केमिकल्स हैं, हाँ। उसी के बाद तो फिर प्लास्टिक्स बने। हाँ, तो उसमें 2-3 तरह के चल रहे हैं। प्लास्टिक्स हैं, बायो बेस्ड प्लास्टिक्स है, जो कि आपसे आप वो डिसॉल्व हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, दैट इज नंबर 1। दूसरी बात ये कहते हैं कि प्लास्टिक को आप कहीं छोड़ दो, उससे क्या आपका कोई नुकसान होता है? वो आपसे आप तो इमिट करता नहीं है, वो इनर्ट है। हाँ, और आप कोई चीज प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो किसी चीज को प्रोटेक्ट करने का प्लास्टिक से बेहतर कोई दूसरा चीज है नहीं। गड़बड़ी कहाँ आई? आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, जहां तहां उसको फेंक दिया। तो आप प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स में आपकी गड़बड़ी हो रही है। अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट में अगर गड़बड़ी हो रही वो है, प्रॉब्लम है। तो प्लास्टिक्स को वो नहीं करो, हमारे में वो गड़बड़ी है कि हम गलत। अभी तो कोई हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि कोई एक फंजाई है जो कि प्लास्टिक को भी खा जा रहा है। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। हाँ। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। फिर हुआ ना कि बायो बेस्ड प्लास्टिक्स बनाई जाए, उसका बेस ही बायोलॉजिकल होगा, प्लांट बेस्ड होगा। कई जगह ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक्स यूज हो रहा है उसमें कुछ ऐसे हम लोग एडिटिव्स डाल दें ताकि उसका डिसइंटीग्रेशन आसान हो। तीसरा ये भी चल रहा है कि इस तरह से हम कलेक्ट करें, डिस्ट्रॉय करें उसको, ताकि उसका खराब असर न ज़्यादा पड़ सके। अभी लास्ट में कुछ लोग ये सजेशन दे रहे हैं कि जो प्लास्टिक को वेस्ट को जलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज़ करके, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी करके कि हाई टेम्परेचर पर करें। वो अलग अलग चल रहा है। एक सबसे बड़ी चीज तो प्लास्टिक में ये हो गई है कि सेग्रीगेशन प्रॉपर होना चाहिए। वो सेग्रीगेशन अभी भी पूरी तरह से प्लाज्मा गैसिफिकेशन, शायद कोई आए थे हमारे पास बता रहे थे प्लाज्मा गैसिफिकेशन कर देने से न कोई पोल्यूशन है न कुछ है। तो वो टेक्नोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है उसको। रुड़की में कोई प्लांट लगाया है शायद प्लाज्मा गैसिफिकेशन का, तो उसमें आप लोगों ने जैसे केमिस्ट, ये आपका भारत सरकार का जो रसायन मंत्रालय है, उन लोगों ने कुछ किया है? पता मुझे जानकारी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स सारे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें है कि आप देखो कि कहाँ इसका इस्तेमाल आवश्यक है। यूज जो आप कर रहे हैं, गलत यूज उसका प्रोसेसिंग कैसे करें, उसका कलेक्ट कैसे करें। अब अधिकतर जगह बहुत सारे अब है कि आप अगर आप यूज कर रहे हो, हाँ, नियम भी बने हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो उसको बनाता है उसको जो है सो कलेक्ट करना है। हाँ। और उसको प्रोसेस कराना है ताकि वो वातावरण को वो प्रदूषित ना करे। एक्सटेंडेड भी अब कर रहे हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। जो प्रोड्यूस करता है, हाँ, वो ये ना कहे कि मैंने तो बना के दे दिया बाकी वो जाने, वो नहीं, वो यूजर के ऊपर ना। हाँ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं बना के दिया है, हाँ, तो प्रोसेसिंग कैसे होगा उसकी भी जिम्मेवारी आपको है। प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए भारतीय सरकार कुछ कर रही है? नहीं, उसका नियम भी बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने उसका नियम बनाया है। हाँ। कि कैसे उसको करना है। बाकी भी नियम आपने देखा ही है कि हुआ है नियम कि कितने माइक्रोन का प्लास्टिक का वो बैग रखेंगे, ये करेंगे। बहुत जगह तो अब लोगों ने प्लास्टिक बैग देना बंद कर दिया है। इवन जूट बैग और पॉली, क्या कहते हैं, पेपर बैग, ये सब देने लगे हैं ना। हाँ, आप पेपर का करो या अपने कपड़े का करो। आज तो मैं कॉलोनी में भी जाता हूँ तो मैं अपना बैग लेकर जाता हूँ कपड़े का। तो मतलब इट हैज बिकम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन ये कि आपका, आई वुड से इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक भी है, प्रोडक्शन का भी है, कलेक्शन का भी है, सेग्रीगेशन का भी है। इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आपने एक बार कर दिया, 1 महीने कर दिया, 6 महीने कर दिया या 1 साल कर दिया और आपकी
आपका उत्तरदायित्व खत्म हो गया। हर दिन प्रतिदिन हाँ, एक तरह से आप समझिए कि इसको आपको सेकंड नेचर बना करके रखना होगा कि हम ऐसे ही करेंगे। हाँ। एक वो है। दूसरा ये है कि कम्युनिटी का दबाव, कम्युनिटी भी दबाव दे कि आपको इस तरह से करना है। अगर कोई अलग चला जाता है, दूसरा चला जाता है, आपको नहीं मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, वो दबाव भी आवश्यक है कि सब कोई मिल करके है। हमारी सामूहिक इसमें उत्तरदायित्व है और इस सामूहिक उत्तरदायित्व में अगर एक कोई अलग भागता है तो जो समूह है उसको वापस अपने ग्रुप में ले आएगा। तो इस तरह के समूह एक्टिव हो रहे हैं आजकल, हमने देखा है बहुत जगह पे इस तरह के समूह एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन ये हमने ये देखा सर कि गाँव में मैं अपने गांव का ग्राम प्रधान रह चुका हूं, तो वहां पे मैंने देखा है कि इस तरह की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हास्यास्पद लगती है लोगों को। किसी को कोई कहिए कि ये सब छोड़िए, गंदगी मत करिए, तो वो लोग मानते नहीं हैं। मतलब गांव में इस अर्बन सिविलाइजेशन में ये थोड़ा पॉसिबल लगता है, लेकिन गांव में हमने देखा नहीं कर पाते हैं लोग। ये भी उन्हें लगता होगा कि अगर मैं छोटा सा प्लास्टिक फेंक ही देता हूं बाहर, हाँ, या ये कचरा मैं बाहर फेंक ही देता हूं, इसका दुष्प्रभाव तो किसी पर ऊपर पड़ता नहीं है। ये एहसास कराना कि नहीं इसका भी दुष्प्रभाव होता है, ये आवश्यक है। अर्बन में चूंकि आप सब कोई ज्यादा इकट्ठे रह रहे हो, हाँ, इसलिए आपको दिखता है। गांव में आप छितरे हुए हो तो नहीं दिखता है, या उसका प्रभाव आप नहीं महसूस कर सकते हो। लेकिन अभी जो हो रहा है, गांव से लोग सारे आ रहे हैं शहर की ओर, तो शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक मेरा मुझे जो अवसर मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो था एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने का। अच्छा, ऑन व्हाट इज कॉल्ड हैबिटेट कॉन्फ्रेंस। हाँ, हैबिटेट कॉन्फ्रेंस जो है सो हर 20 साल में होता है। पहला वैंकूवर में 1976 में हुआ था, दूसरा इस्तांबुल में 1996 में हुआ था, फिर तीसरा 2016 में कीटो में हुआ था, इक्वाडोर में, जिससे मैं संबंधित था। वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था उस कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, और ये यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली से मैंडेटेड ये कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, हैबिटेट कॉन्फ्रेंसेस, हैबिटेट 1, हैबिटेट 2, हैबिटेट 3। और उसके बाद जो उसका वो निकलेगा, रिकमेंडेशन आएगा, उस पर कार्यान्वयन होना है। तो करीब करीब सारे देश, और ये मैंडेटेड था जनरल असेंबली से, और इस कॉन्फ्रेंस के मतलब रेजोल्यूशन जो इसका हुआ, जो अप्रूव हुआ, वो भी फिर जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया। अच्छा, उसको कहता है न्यू अर्बन एजेंडा। अच्छा, तो न्यू अर्बन एजेंडा में आपको क्या क्या करना है, हाँ, अर्बनाइजेशन के लिए। हाँ, और ये देखते हुए कि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एशिया में अभी भी उतना नहीं है, अफ्रीका में कम है। मिलेनियम गोल का पार्ट भी इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हुआ। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तक अर्बन का कोई पॉइंट गोल नहीं था। अच्छा, लेकिन एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, हाँ, पहली दफे अर्बनाइजेशन को एक गोल रखा गया। एसडीजी 11, हाँ, वो रखा गया कि ये अर्बनाइजेशन इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, ये स्लोगन था ये। और ये है एसडीजी 11, जिसमें कि आपको अर्बनाइजेशन को भी देखना है। सिंह भूमि का और हो भाषा का सब बताइए। सिंघभूम में जो चाबासा क्षेत्र में जो रहते हैं, वो हो जाति के हैं और हो भाषा का इस्तेमाल व्यवहार करते हैं। और जो डिप्टी कमिश्नर का जो दफ्तर वहां पर है, वहां पर एक हो टीचर भी रहता था, ताकि वो डिप्टी कमिश्नर को समझा सके हो भाषा में। उस समय कुछ ऐसा आंदोलन चला कि जो उस क्षेत्र के जो हो आदिवासी थे, वो प्रशासन के खिलाफ थे। कुछ ऐसे गांव थे जहां हम लोग जा नहीं सकते थे, इतना रेजिस्टेंस था। और उस रेजिस्टेंस में अगर आप जाने की चेष्टा करो तो ऊपर से तीर वीर भी चलाते थे। हाँ, चलाते थे वहां पर। तो मैंने चेष्टा करी कि मैं उनसे एक संवाद स्थापित करूं, और ऐसा लगे कि मैं जो कह रहा हूं, जो डिप्टी कमिश्नर कह रहा है, वो उनकी भाषा में कह रहा है। अच्छा,
तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। हाँ मैंने कहा कैसा करते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं उसको पहले मैं बना देता हूँ देवनागरी में या अंग्रेजी में। हाँ वो हो टीचर जो है उसको हो भाषा में उसको ट्रांसलेट कर देगा। हाँ। तो उस ट्रांसलेट करने के बाद उस ट्रांसलेशन का वो देवनागरी में हमको टाइप कर देगा, स्क्रिप्ट बना देगा। अच्छा। देवनागरी आप जानते हैं कि बहुत ही फोनेटिकली स्ट्रांग भाषा है। हाँ जो शब्द हैं, अक्षर हैं, वो वही साउंड करते हैं जो कि साउंड है। तो वो उसको हो भाषा को फिर देवनागरी में टाइप कर देते थे और मैं वहां जाकर के जब पढ़ता था तो मैं पढ़ रहा था देवनागरी में, वो सुन रहे थे हो में। हाँ। तो उनको लगा कि जो इतना उपायुक्त जो है, जो डिप्टी कमिश्नर है, वो हमारे पास आकर के हमारी भाषा में बोल रहा है। हाँ। तो उससे एक आत्मीयता बढ़ती थी। मुझे वो चैलेंज एक बार हुआ जबकि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था। अच्छा। हमारे नए प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, उन्हें भाषण देना था लाल किले से, स्वतंत्रता दिवस का भाषण था। चूंकि दक्षिण हाँ क्षेत्र से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, हिंदी वैसी नहीं थी। हाँ। हालांकि कन्नड़ में संस्कृत शब्दों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग है, उपयोग है। हाँ। लेकिन जो हिंदी, जो प्रचलित हिंदी में है, उसमें उन्हें दिक्कत थी। तो यही हम लोगों ने समझा, जो समय के जो सूचना सलाहकार थे, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट वहां भी, वो एक्सपेरिमेंट मैंने दिया। मैं उस समय देख रहा था, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था। प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं इंफॉर्मेशन डिवीजन देख रहा था। तो वो जिम्मेवार स्पीच वगैरह बनाने की जिम्मेवारी मेरी थी, स्पीच बनाता था। तो उसमें मैंने यही कहा, मिस्टर दुआ थे जो कि ट्रिब्यून वगैरह के एडिटर रहे और हिंदुस्तान टाइम्स के भी एडिटर रहे, वो सूचना सलाहकार थे। तो सर आपने कैसे इन लोगों को कन्विंस किया कि नहीं, मैंने कहा कि अंग्रेजी में मैं बना देता हूँ। हाँ। आप अंग्रेजी में अप्रूव कर दो कि क्या देना है, उसके बाद मैं ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में। ट्रांसलेट करा दिया और उसको मैं टाइप करा दूंगा कन्नड़ में। तो प्रधानमंत्री जी जो है कन्नड़ में पढ़ेंगे लेकिन सारा हिंदी निकलेगा, पूरे देश को हिंदी वो समझ आ जाएगा। तो ये बात हुई थी, यही चीज हुआ था। तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? ये 1996 का था। 1996 में वो कन्नड़ में पढ़ रहे थे लेकिन हिंदी में लोग सुन रहे थे। जी जी जी। वो एकदम कर पाए? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से किया। अच्छा? बहुत अच्छी तरह से किया। तो लेकिन सारा अप्रूव्ड था, जो अंग्रेजी में जो भाषण बना था, जो देना था, वो सारा अप्रूव्ड था। इसलिए जो कहना चाहते थे वही बातें उन्होंने देश की जनता के से की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था हो भाषा के साथ सिंहभूम में, वो एक तरह से मैं कार्यान्वित कर पाया। हालांकि आज के दिन में तो अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, अब तो टेलीप्रॉम्प्टर और क्या क्या है, टेलीप्रॉम्प्टर है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन है, ऑटो ट्रांसलेट भी सब हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस जमाने में ये सब नहीं था, तो आपको ये इस तरह की व्यवस्था निकालनी पड़ती थी। वेरी गुड। तो सर आपने इतने, मैंने आपके सारे कुछ पढ़े रिसर्च और वो, लेकिन आपने कोई सर पुस्तक क्यों नहीं लिख डाली? क्योंकि आपका जो व्याख्या है वो इतनी सहज और इतनी स्पष्ट है कि आपने किताब लिखी कि नहीं? लिखी हो तो मैंने देखा। नहीं, मैंने लिखी नहीं लिखी है। अब जब होता है ना कि जब आदमी पूरी तरह से वो नहीं रहता है तो लगता है कि अच्छा लिख दे। क्योंकि आपका जो अनुभव है और उसको जितना क्रिस्प तरीके से आपने जो है अभी बताया कि एसडीजी में ऐसा होगा, उसमें एसडीजी 11 में हुआ, तो इस तरह की चीज़ों को जैसे आगे आने वाले लोगों को कुछ मिल जाए पढ़ने के लिए कि इस तरह से एक पुस्तक लिखी गई है। अभी तो कुछ इस तरह का कोई किसी को अलग अलग ढंग से कहीं से मिल सकता है, लेकिन एक कंप्लीट बुक होनी चाहिए जो कि रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी के बीच में लिंकेज कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उस पर
थोड़ा हमारा आपसे अनुरोध यही है सर, एक तो किताब लिख जाइए, हम लोग इसको लोग अर्पण करें अच्छे से। तो सर आज का समय हमको कितना हुआ? ठीक है, 30-40 मिनट हो गया है, हम लोग गप मारते मारते इसको एडिट कर देना। तो हम यही चाहेंगे कि आगे आने वाले लोगों को सर कभी आके और भी बताएंगे तो आप लोग जाने सुने और इसको लाइक करें, शेयर करें, और हम लोगों को इतने स्पष्टवादी और इतने स्पष्ट विचारों वाले लोगों को बार बार आप अपने यहाँ आमंत्रित करके आप लोगों का उत्साहवर्धन करें। और आज ये आपका क्या विचार है ऐसे बच्चों के लिए जो अभी, क्योंकि जो बहुत से लोग ये होते हैं कि साहब IAS बनना है, क्या बनना है, तो उस तरह का फैड अब लोगों बच्चों में है, मुखर्जी नगर में कहाँ सब भरे रहते हैं, उनके लिए आप क्या चाहते हैं, एक मैसेज? नहीं, मैसेज तो यही है कि जो भी जब कर रहे हो तो पूरे लगन के साथ करो, वो करो। और ये समझो कि अगर कोई चीज नहीं होता है तो सारे दरवाजे बंद नहीं होते। ये हुई बात, एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान कोई ना कोई दूसरा दरवाजा खुल जाता है। एकदम जो सुसाइड हो जाता है ना इसी में कि जब सब दरवाजे बंद हो गए, भी सब लटक जाए, मर जाए, इस वो बिल्कुल गलत है। हाँ। अब मैंने अपना ही उदाहरण दिया था आपको कि मेरे दरवाजे बंद नहीं हुए थे, लेकिन एक के बाद खुलते गए थे। हाँ। डॉक्टरी में नहीं गया तो मैं यहाँ पर आ गया दिल्ली में पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं लॉ करना चाहता था, लॉयर किया तो आपने? उसी बाकायदा लॉ ज्वाइन करना चाहता था। अच्छा। IIM अहमदाबाद आ गया। हाँ। तो सबने कहा मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, बिहार में मैनेजमेंट को कोई जानता नहीं था, तो मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद लगा, हमारी हमेशा इच्छा थी कि नहीं नहीं कुछ अपना करना चाहिए। हाँ। तो वहाँ दरवाज़ा खुल गया, फिर हो गया कि IAS में आ गए। तो एक के बाद एक दरवाजे खुलते जाते हैं। हाँ। इसलिए कोई अगर दरवाजा बंद होता है या आपने बंद कर दिया या आपने छोड़ दिया, ये मतलब नहीं कि जीवन का अंत हो गया। बहुत सही। तो सब लोग यही ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही दरवाज़ा नहीं है सक्सेस का, तमाम और भी रास्ते हैं, उन रास्तों में आप लोगों को प्रयास करने चाहिए। और आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं सर से पूछने के लिए, कभी आपको आमंत्रित कर लेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप आए, हम लोग को उत्साह वर्धन किए।